बड़ी खबर पंजाब के पठानकोट से। वहां सेना के कैंप के पास ग्रेनेड से हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक बाइक के जरिए यह हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश में जुट गई है। तो बड़ी राहत की बात यह है कि किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये जो ग्रेनेड से हमला किया गया है पठानकोट में सेना के कैंप पर, यह चिंता बढ़ाने वाला है। क्योंकि आप समझिए, पठानकोट में जो ये हमला हुआ है, पंजाब के पठानकोट में ये बॉर्डर स्टेट है और लगातार वहां से आतंकी घुसपैठ करते रहते हैं। मोटरसाइकिल के जरिए हमलावर आए थे, ये शुरुआती जानकारी मिली है। देखिए, अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमारा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और उसको हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल्स फर्दर आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ सीसीटीवीज दोनों तरफ हमने देखा कि लगे हुए हैं, कुछ मिला क्या? बाइक सवार कह रहे हैं कि वो अभी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया, जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने भी, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि बाइक राइडर ने जो इसको थ्रो किया है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन ये बताइए कि शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? जो बाइक के जरिए हमला हुआ है, कौन थे? क्या ये किसी आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते थे? कोई जानकारी मिल पाई है? अब देखिए, अभी फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं। फिलहाल इसकी कोई जानकारी अभी साथ शेयर नहीं की गई है, लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चला है कि लगभग रात को 12 बजे के करीब ये ग्रेनेड हमला जो त्रिवेणी द्वार है आर्मी का, पठानकोट का जो मेन आर्मी के जो अलग अलग वहाँ पर डिफरेंट कैंप्स लोकेशंस हैं, वहाँ पर त्रिवेणी द्वार है, वहाँ पर ये ग्रेनेड थ्रो किया गया है। मोटरसाइकिल में 2 लोग जो थे वो आए थे, उन्होंने पूरा चेहरे अपने ढके हुए थे और गेट के पास से निकलते हुए उन्होंने गेट को एक साइड के ऊपर ग्रेनेड को थ्रो किया था। हालांकि वहाँ पर कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है कि जो ग्रेनेड थ्रो किया गया है वो बिल्कुल गेट के साइड पे आके गिरा है। और उसके बाद वहां पर सीसीटीवी जो कैमरे लगे थे उसकी भी उनकी रिकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि आखिर ये कौन लोग थे। फिलहाल जो पुलिस और जो एजेंसीज के लोग हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब इस समय चुनाव के द्वार पे आके खड़ा है। कुछ ही समय के बाद वहां पर चुनाव भी होने हैं और बॉर्डर स्टेट होने के चलते ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इस इलाके में पहले से ही हाई अलर्ट जो है वो किया गया है। जब पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद ही जो आर्मी के कैंप्स थे इनको हाई अलर्ट पे रखा गया था, क्योंकि कई बार इनपुट्स मिले थे कि इन इलाकों को टारगेट किया जा सकता था। इसको बिल्कुल पवन, आप नजर बना रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। गहलोत सरकार में 15 मंत्रियों की शपथ लेने के बाद कुछ कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की खबरें भी सामने आई है। राजस्थान का खेरवाड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दयाराम परमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि मंत्री बनने के लिए क्या कोई खास योग्यता होती है। अपनी चिट्ठी में दयाराम परमार ने सीएम गहलोत से पूछा कि अगर मंत्री बनने के लिए खास योग्यता चाहिए तो वो भी उसे पाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कई महीनों तक चली उथल पुथल के बाद आखिरकार कैबिनेट का दोबारा गठन हो गया और इस बार 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक दिन पहले कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, ताकि कैबिनेट में सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया जा सके। तय कार्यक्रम के तहत जयपुर के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ और दोनों खेमों से 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले इन मंत्रियों में पायलट समर्थक हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और मुरारीलाल मीणा भी शामिल रहे। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नए मंत्रिमंडल के साथ विकास के वायदों को पूरा करने का भरोसा दिया। SC, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिफंड देने का। माना जा रहा है कि 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इस फेरबदल के जरिए नाराज चल रहे पायलट गुट को साधने की कोशिश की। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो तस्वीर जयपुर कांग्रेस दफ्तर के बाहर से सामने आई, उसमें दोनों खेमों की अदावत खुलकर सामने आ गई, क्योंकि वहां जमा लोग 2 खेमों में बटे नजर आए। एक खेमा सचिन पायलट का था तो दूसरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। दोनों तरफ के लोग अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिए। कांग्रेस दफ्तर के पार आज फिर एक बार शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही, लेकिन उन्होंने इशारों में दूसरे गुट पर हमला भी बोल दिया। मुझको या किसी और को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे दम पर हो रहा है वो। गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल को 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है।
क्योंकि दावा किया गया कि इस मंत्रिमंडल में सचिन पायलट गुट के विधायकों के अलावा महिलाओं और दलित समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है, जिसमें 15 में 3 महिला विधायकों को मंत्री पद देना भी शामिल है और उसके साथ ही सचिन पायलट के 5 करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। उनमें विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, हेमाराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि मुरारी लाल मीणा और ब्रिजेंद्र ओला को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। और इतना ही नहीं, दावा है कि इस बार फेरबदल के जरिए दलित समुदाय की भी हिस्सेदारी बढ़ाई गई और 15 में पहली बार 4 ऐसे विधायक मंत्री बने जो दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन सचिन पायलट के खेमे को साधने की कोशिश में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले 6 विधायकों में 5 विधायकों की नाराजगी की खबर भी सामने आ गई। इनमें कुछ तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल तक नहीं हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनका दर्द सामने आ गया। परिवार का जो मुखिया होता है, अगर उसके 5 बच्चे हैं तो फिर मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि किस बच्चे को कितनी रोटी देनी है, क्या देना है, किसको भूखा रखना है। हालांकि बीएसपी से आए विधायक राजेंद्र गुडा ने इस मामले में बाजी मार ली और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। एक परिवार में दूसरा परिवार मिलता है तो छोटी मोटी अपेक्षाएं रहती है और उसको बैठ कर तो रास्ता निकाल लेते हैं। जबकि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक देवदीप चंद खेरिया ने इस फेरबदल को पार्टी का फैसला बताया और मिलकर काम करने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में एक आदमी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। और वहां से सामने आई एक तस्वीर में बदमाश एक मकान की छत पर निशाना लगाकर फायरिंग करते दिखाई दिए। फायरिंग करने के बाद वो सभी अलग अलग स्कूटर पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। इस दौरान उस गली में उनके अलावा कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके ऊपर कल गोली चलाई गई है, इसमें अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। 6 आरोपी हैं इसमें। बताया गया कि 2 गुटों के बीच रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। बिहार के दानापुर में पुलिस की कार्रवाई से भड़के लोगों ने सड़क जाम कर बवाल शुरू कर दिया। वहां पुलिस अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी की और रास्ते को बंद कर दिया। बवाल की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। भीड़ को समझाने के लिए कुछ पुलिस वालों ने कोशिश भी की, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उनकी एक ना चली। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर परेशान करने और घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने सिर्फ अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई का दावा किया और तोड़फोड़ के आरोपों को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के देवास से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक इलाके में जब पुलिस एक आदमी को पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस वालों पर ही हमला करने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि यह घटना इसी महीने की 17 तारीख की है। जब पुलिस एक दुकान के बाहर उस आदमी को पकड़ने पहुंची तो उसने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने एक डंडा उठाकर पुलिस वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते देख वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसकी तरफ तान दिया, जिसके बाद एक महिला उस आदमी को समझाती नजर आई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उस डंडे से पुलिस वालों को लगातार धमकाता रहा। इसके बाद पुलिस और उसके बीच काफी देर तक बहस होती रही। वहीं पुलिस वाले जब उसकी दुकान में दाखिल होने लगे तो कुछ महिलाएं उनका रास्ता रोकती नजर आई। भारत में कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन एंड ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कैट ने आरोप लगाया है कि साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए उन्हें बनाने का केमिकल अमेजॉन से मंगाया गया था। संगठन के मुताबिक आतंकियों ने अमेजॉन से ही अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल खरीदे, जिन पर हिंदुस्तान में बैन है और उन्हें खुले बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। आरोप है कि बाद में इन्हीं केमिकल और दूसरी चीजों के जरिए आईईडी तैयार की गई, जिसका पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया। संगठन ने इन आरोपों के पीछे आईएनए की जांच का हवाला भी दिया। 14 फरवरी साल 2019 में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। मामला सामने आने के बाद सीएआईटी ने अमेजॉन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। पुलवामा के आतंकी हमले में जो बम बनाए गए थे, उस बम के अंदर यूज होने वाला अमोनियम नाइट्रेट भी अमेजॉन के जरिए खरीदा गया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये मांग करता है कि अमेजॉन के अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अमेजॉन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अमेजॉन से जांच में सहयोग न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेजॉन के जरिए ड्रग्स बेचे जाने के आरोप पर मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक कंपनी ऐसी जिसका अकाउंट गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसका जीएसटी गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसके नाम गलत है, और उसके साथ अगर अमेजन व्यापार करे, वो भी नशे का व्यापार करे, ये साइबर क्राइम से भी गंभीर क्राइम है। और हम मध्य प्रदेश में इस तरह की क्राइम को बढ़ावा तो नहीं होने देंगे। यूपी के शामली में बीजेपी नेता के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यूपी के शामली में बीजेपी नेता के घर पर हमला किया गया। आरोप है कि हथियारों से लैस कुछ दबंगों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला कर दिया और उनके पिता के साथ मारपीट की, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी नेता भूपेंद्र शर्मा ने गांव छोड़ने की चेतावनी दी। बिहार के हाजीपुर में ट्रेन में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने एक लड़की को नीचे धक्का दे दिया। इस हादसे में लड़की बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की बहन की शादी में शामिल होने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर पानीपत पहुंचे। मुख्यमंत्री करीब 20 मिनट तक शादी समारोह में रुके और दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के देवास से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में बीजेपी सांसद ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पिता पुत्र की संदिग्ध हालात में मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों का शव खेत में खून से लथपथ मिला। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कुछ लोगों ने घायल तेंदुए को देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और डॉक्टरों की टीम तेंदुए के इलाज में जुट गई। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में फ्रांस की सेना के दखल के खिलाफ जारी प्रदर्शन में झड़प हो गई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। फ्रांस की सेना उस इलाके में चरमपंथियों के खात्मे की लड़ाई में शामिल है, लेकिन वहां के लोग इससे खासा नाराज हैं। काया शहर से आई कुछ तस्वीरों में इस नाराजगी की झलक भी दिखाई पड़ी, जहां कुछ प्रदर्शनकारी फ्रांस की सेना के काफिले पर पथराव करते दिखे। उस रास्ते पर जम गए जहां से फ्रांस की सेना की गाड़ियों को गुजरना था। इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि सेना के जवान घंटों वहां फंसे रहे। न प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिया और न ही उन लोगों से कोई समझौता हो पाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच इलाके के कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, जो हालात पर नजर बनाए हुए थे। इस बीच कुछ लोग एक घायल प्रदर्शनकारी को उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी में दिखे। बताया गया कि फ्रांस की सेना के जवानों ने पथराव कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे वो आदमी जख्मी हो गया। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की सेना की वापसी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। भोपाल के एक इलाके से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़कों की खराब हालत पर प्रशासन के खिलाफ लोगों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बताया गया कि उस इलाके में पिछले 2 साल से सड़कों की हालत बेहद खराब है और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए वहां के लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन नारे लगाने के बजाय उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर हंसकर प्रदर्शन किया। इस अनोखे प्रदर्शन में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। उनके हाथों में कई पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने प्रशासन तक अपनी समस्या पहुंचाने की कोशिश की। बताया गया कि सड़कों की जर्जर हालत की वजह से वहां के लोगों को हर दिन भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं बारिश होने पर तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है। भारत में बना बेहद ताकतवर युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। कई तरह के खतरनाक हथियारों और मिसाइलों से लैस इस जहाज को पूरी तरह देश में ही बनाया गया है, जिसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में हुए एक कार्यक्रम में इस जहाज को कमीशन किया गया। आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के बेड़े में इस वक्त शामिल हो चुका है और जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आईएनएस विशाखापट्टनम पर मौजूद थे। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विशाखापट्टनम पर पहुंचे, जहां नौसेना के जवानों ने उन्हें सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी। इसके बाद उन्होंने पूरे जहाज का निरीक्षण भी किया। सामने आई तस्वीरों में राजनाथ सिंह नौसेना अधिकारियों के साथ जहाज के अंदर घूमते नजर आए। उन्होंने जहाज के इंजन रूम से लेकर कंट्रोल रूम तक का जायजा लिया। बाद में उन्होंने आईएनएस विशाखापट्टनम के स्टाफ से मुलाकात की और विजिटर बुक पर दस्तखत किए। उन्होंने इस दिन को भारत के लिए बेहद खास बताया। आईएनएस विशाखापट्टनम की जो आज कमीशनिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि एक मेजर अचीवमेंट है।
हम सभी भारतवासियों के लिए। INS विशाखापट्टनम देश में बना पहला युद्धपोत है और इसे बनाने में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यानी बेहतर स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस जंगी जहाज की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश में गन बनाया गया है। इसकी असली खूबी है इसकी जबरदस्त ताकत और हमला करने की क्षमता। ये जहाज करीब 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है। इसका कुल वजन 7400 टन है और इतने भारी भरकम जहाज को ताकत देने के लिए गैस से चलने वाले 4 इंजन इसमें लगाए गए हैं, जो इसे करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। लेकिन इस जहाज की सबसे बड़ी खूबी है इसके हथियार। इसमें सतह से हवा और हवा से सतह में मार करने वाली क्षमता है। मिसाइलें तैनात हैं जो किसी भी तरह के लक्ष्य को तबाह करने में, भेदने में बेहद कारगर साबित होती है। ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो अपनी तरफ आ रही किसी भी दुश्मन मिसाइल या विमान को हवा में ही तबाह कर सकता है और इसके लिए इसमें बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। और यही नहीं, बेहद खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल भी ये दाग सकता है जो जमीन पर, पानी पर मौजूद किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके अलावा ये जंगी जहाज दुश्मन जहाजों और पनडुब्बियों को चकमा देने के साथ उन्हें तबाह करने में भी बेहद माहिर साबित होते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और विवादों का नाता पुराना है। ये पहली बार नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू की किसी बयान को लेकर इतना बवाल मचा है। फिलहाल उनके पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बड़ा भाई बोलने पर ऐसा हंगामा बरपा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चूंकि सरहद पार से आतंकी फंडिंग का सिलसिला लगातार जारी है और इमरान दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, ऐसे सूरत हाल में नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान खान को बड़ा भाई कहना खुद उन पर सवालिया निशान लगा रहा है। आलम यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर भी हैं। On behalf of Prime Minister साहब खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर बवाल। इमरान खान को बोला था बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। सिद्धू के बयान पर गरमाई सियासत। अगर आपके बच्चे आर्मी में होते क्या तब भी यही जवाब देते? इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की चुप्पी पूरे कांग्रेस दल का सिद्धू को समर्थन है। सिद्धू के बयान पर मचा घमासान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार वो पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब मत्था टेकने से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बोलकर बुरे फंस गए। मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। यही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बार अपने साथ साथ कांग्रेस को भी मुसीबत में डाल दिया है। ये पहली बार नहीं है जब सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इमरान खान की तारीफ की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचकर आखिर क्या कहा। क्या बात है। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। शनिवार को करतारपुर साहिब पहुंचने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से सिद्धू का स्वागत किया गया। जैसे ही सिद्धू का काफिला करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ, उन पर फूल बरसाए गए। इमरान खान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत करने के लिए करतारपुर साहिब के सीईओ आए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। सिद्धू इसके बाद करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए वहाँ से निकल गए। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में नवजोत सिंह सिद्धू ने मत्था तो टेक लिया, लेकिन इसके बाद उनके बयान पर देश में सियासी कोहराम मच गया। इमरान खान से इतना प्यार। बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंबई की सड़कों पर मचा कोहराम इस बात का सबूत है कि बीजेपी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को लेकर कितनी आक्रामक है। दरअसल सिद्धू के बयान के विरोध में बीजेपी ने रविवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी नेता राम कदम के समर्थकों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला छीनने को लेकर झड़प तक हो गई। सिद्धू को इतना ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं से प्यार है तो उसे किसने रोका? चले जाए पाकिस्तान,
इस प्रकार की कूड़ा कचरे वाली ओछी विचारधारा वाले लोगों को इस भारत के भूमि में उनको कोई जगह नहीं है। वे बिल्कुल खुशी से पाकिस्तान चले जाए, जाते समय अपने साथ सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, दिग्विजय सिंह, इनकी भी जो कूड़ा कचरे वाली विचारधारा है उनको भी ले जाए। राहुल गांधी की चुप्पी यानी पूरे कांग्रेस दल का सिद्धू को समर्थन है। जब तक कांग्रेसी सिद्धू देश के जवानों की माफी नहीं मांगता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की ओर से एक एजेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इमरान खान को बड़ा भाई बताकर नवजोत सिंह सिद्धू ने न सिर्फ सीमा पर भारतीय सैनिकों का अपमान किया, बल्कि उसके साथ साथ पूरे देश का भी अपमान किया है। तरुण चुग का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। टिफिन बम भेजने वाले, आतंकवादी ह्यूमन बम भेजने वाले इमरान खान को अपना भाई कहकर उन्होंने भारत का अपमान किया है, भारत की सेनाओं का अपमान किया है। उनको सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये केवल इमरान खान उनके ही भाईजान है कि पूरी कांग्रेस के भाईजान। नवजोत सिंह सिद्धू को उनके बयान पर घेरते हुए बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा कि अगर इमरान खान सिद्धू के बड़े भाई हैं, तो फिर छोटे भाई को पाकिस्तान उनके पास ही चले जाना चाहिए। सिद्धू कब क्या कहेंगे, उनके बयानों से उनकी पार्टी संकट में फंस जाती है। पर मैं संत होने के नाते एक नेक सलाह दे सकता हूँ, छोटे भाई को बड़े भाई के पास ही रहना चाहिए। तो अगर वो बड़ा भाई मानते हैं तो उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट से राजनीति में आए गौतम गंभीर के भी निशाने पर है। गौतम गंभीर ने सिद्धू के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उनके बच्चे आर्मी में होते तब भी वो करतारपुर जाकर इमरान खान को अपना बड़ा भाई बोलते? अगर आपके बच्चे आर्मी में होते क्या तब भी यही जवाब देते, या तब भी यही बोलते करतारपुर साहब जाके कि इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं? एसी कमरों में बैठना या करतारपुर साहब जाके बोलना, ये बयान देने बहुत आसान है। उनसे पूछे ना जिन्होंने अपने बच्चों को खोया बॉर्डर पे, उनसे उनकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी, हमने अपने ही बच्चे खोए, हमारी जिम्मेदारी है उनकी। तो कम से कम कुछ तो शर्म रखिए। ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन देश सबसे पहले आता है किसी भी पॉलिटिक्स से। अगर आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो मुझे नहीं पता किस तरीके की राजनीति है। मेरा सिंपल एक एजेंडा रहता है, मेरी सिंपल एक पॉलिटिक्स है कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है और जवानों से बढ़ के कुछ नहीं है। जो देश की रक्षा करते हैं, हम सबको उनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों के साथ ना हमारे को उनको बड़ा भाई कहने की ज़रूरत है, ना उनको हक करने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से हम अपने जवानों को, हम अपने बच्चों को खोते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सिद्धू के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान ने एक साथ क्रिकेट खेला, लेकिन राजनीति में आने के बाद इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। जब आप राजनीति में हो और खास तौर पर आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे एक बड़े पद की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, ऐसे में उनको इस तरीके से अपना बड़ा भाई कह देना, सार्वजनिक तरीके से रह कर एक ऐसे देश के लिए अपनी हमदर्दी या उसके पक्ष में ऐसे बयान देना जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि कई और देश जिसकी आतंकी गतिविधियों से पीड़ित रहे हैं, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, यूएन तक इस मसले को उठाया गया है। तो ऐसे में जब आपके ऐसे बयान आते हैं तो ज़रूर वो चिंता का विषय बनते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिद्धू जी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में व्यक्तिगत बयानों को एक तरफ रख कर जब आप कोई बयानबाजी करें तो इस अपने पद की गरिमा का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक ऐसे देश के बारे में हमदर्दी दिखाने से पहले हमारे शहीद जवानों को याद रखने की ज़रूरत है। सिद्धू के बयान पर मचे सियासी संग्राम में शिरोमणि दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने भी नवजोत सिंह के बयान को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सिद्धू के बयान पर कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सिद्धू साहब को पब्लिसिटी चाहिए, कोई जिम्मेवारी नाम की चीज जो है उसका उनको कोई एहसास नहीं है। उनको मालूम है और जानबूझकर ये बात करते हैं। उनको मालूम है कि जब मैं ऐसी बात करूंगा, पाकिस्तान के फेवर में बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर के फेवर में बात करूंगा, तो ये हिंदुस्तान में मीडिया इशू बनाएगा। तो उनको तो चाहिए कि जो
उनकी विजिट लेट हुई है वो कवर करेंगे कि मैं पाकिस्तान गया, ये सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि ये आज की नहीं, उनकी पुरानी आदत है कि चाहे देश के सेंटीमेंट के खिलाफ भी बात करनी पड़े तो उनको पब्लिसिटी चाहिए, तो वो काम कर रहे हैं। इस बात से इधर भी उनको जो है टीवी पे पब्लिसिटी मिल रही है तो पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा मिलेगी, उधर उनकी सपोर्ट जो है बढ़ेगी। तो नेचुरली जिन लोगों का काम ही ये बन गया है कि पब्लिसिटी गेन करनी है, चाहे किसी भी तरीके से करना पड़े, कितना भी नीचे जाके करना पड़े, तो वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल इग्नोर कर देना चाहिए। शनिवार को बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सिद्धू के बयान के बहाने कांग्रेस को पाकिस्तान प्रेमी बताने की कोशिश की। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। आप देखिए सलमान खुर्शीद, रशीद अलवी, मणिशंकर अय्यर और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ये हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, और वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के हक में और इमरान खान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कोई एक्सीडेंटल स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के करतारपुर साहिब से वापस आने पर जब उनके बयान पर मचे सियासी बवाल को लेकर सवाल किया गया तो वो टाल गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी कही बात का बतंगड़ बना रही है। बात दे पतंगड़ बनाने हैं तो कोई भी बना सकता है, और अगर ये अहम मुद्दों तो भटकाना हो तो कोई भी भटका सकता है, लेकिन नहीं मंशा की गल ही नहीं है। मैं किसी का वो नहीं करना। मैं अज गुरु के दर ते आया, जी पिछली गल की थी उदों भी यही की थी। क्या सी ना कि भाई बार्डर खोलो, कि अपने लिए क्या है? मेरी ते ना कोई सैंड माइन है ना कोई दुकान है। ये भी एक सच है कि नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान राजनीति में आने से पहले क्रिकेटर रहे और अपने देश के लिए एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं। ऐसे में दोनों में दोस्ताना संबंध होना लाजमी है, लेकिन इमरान के सिर पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद सीमा पार से आतंकवाद को न रोक पाने के इल्जाम है। ऐसे सूरत हाल में नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान खान को बड़ा भाई कहना सिद्धू पर सवालिया निशान लगा रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पंजाब में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। खबर है कि अमेरिका ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की इजाजत दे दी है। दावा है कि 2 डोज के बाद इस तीसरी बूस्टर डोज से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में काफी कमी आएगी और ये बूस्टर डोज मृत्यु दर को रोकने में काफी मददगार भी साबित होगी। और इतना ही नहीं, एक रिसर्च में पाया गया कि ये कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा पर भी काफी असरदार है। दवा कंपनी फाइजर ने दावा किया कि कोरोना से जुड़ी बीमारियों के खिलाफ ये बूस्टर डोज जांच के दौरान करीब 96% तक प्रभावशाली पाया गया। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक आदमी ने अपनी जबरदस्ती शादी करवाने का आरोप लगाते हुए गांव के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसका आरोप है कि जब वो अपने रिश्तेदार के साथ गांव गया तो वहां कुछ लोगों ने उसे धमकाकर जबरन उसकी शादी करवा दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें कुछ लोग उसे दोनों तरफ से घेरकर बारात की शक्ल में आगे बढ़ते दिखाई दिए, जिनसे बचने के लिए उसने हाथ पैर मारे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। दोनों हाथ पकड़कर लोगों ने उसे मंडप पर बिठा दिया, जहां एक आदमी उसके सिर पर सेहरा बांधने के लिए काफी देर तक मशक्कत करता दिखाई दिया। इस दौरान उसने कई बार इसका विरोध करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पहले समझाया और ना मानने पर धमकाते हुए बिठा दिया। इस घटना के बाद लड़के ने वीडियो बनाकर मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कुल 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। भवन में आयोजित